हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर ये सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है सॉल्यूशन वाला चैप्टर हमारा चल रहा है विलियन, जो कि खत्म होने की कगार पर है, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। अब देखो, वाष्प दाब किसे कहते हैं, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। जो बच्चे नए हैं शायद उनको ना पता हो, लाइक एंड शेयर कर देना, तो बहुत पिटोगे, ठीक है, कर दिया करो। अगर हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं, यहां पर हमने कोई द्रव ले रखा है, अगर आप इस द्रव को गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म, ठीक है, आग लगा दी हमने इसके नीचे, तो गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या होता है, नीचे के जो अणु हैं हमारे वो ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो वहां से वाष्पित हो जाते हैं, अर्थात वो द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान से समझना, किसी द्रव में उपस्थित अणु प्रत्येक दिशा में, अब यहां पर द्रव किसी भी दिशा में जा सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई इसी डायरेक्शन में जाएंगे, कहीं पर भी जा सकते हैं। कोई भी लिक्विड है, अगर उसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल हैं, जो हमारे अणु हैं, वो किसी भी दिशा में जाने के लिए गतिशील हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन तो लगाओ नहीं भाई आपको सीधे ही जाना है, आपको इधर जाना उधर जाना है। जब आप कॉलेज जाते हो तो आपकी एक सीधी रास्ता होती है, ठीक है, उस पर जाते हो ना, बट यहाँ पर ऐसा नहीं, वो किसी भी दिशा में जा सकता है, प्रत्येक दिशा में गतिशील रहते हैं। सतह के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो अन्य अणुओं की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक होती है। तो जो सरफेस पर हमारे अणु होते हैं, ये क्या होती है, सतह होती है, और इस सरफेस पर जो हमारे अणु होते हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अगर आपने द्रव को धूप में रख दिया तो क्या होगा, सबसे पहले ऊपर वाले जो अणु हैं वही वाष्पित होंगे भाई, धीरे धीरे करके नीचे वाले अणु वाष्पित होते जाते हैं। और आप देखते हो, अगर आप गर्मियों की बात करें तो अगर आपने किसी कटोरे में, किसी बर्तन में जल को रख दिया, ठीक है, अगर बहुत तेज धूप है तो आप देखो सुबह का रखा हुआ जल शाम तक वाष्पित हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि सबसे पहले जो ऊपर के अणु हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो द्रव से वाष्प में परिवर्तित होते जाते हैं, और धीरे धीरे करके नीचे तक के अणु भी वाष्पित हो जाते हैं। तो जो अपर सरफेस पर हमारे अणु होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है, वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। और ये अणु द्रव की सतह से वाष्प के रूप में पृथक हो जाते हैं। मैंने जो बोला ना, यहां से क्या होगा, जब इनको एनर्जी मिलेगी तो यहां से ये वाष्पित होना, मतलब द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात अपनी स्थान को छोड़कर वाष्प, या फिर कह सकते हो द्रव से वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब वाष्प के ये जो अणु हैं जो उड़ रहे हैं, वाष्प के ये जो अणु हैं द्रव की सतह पर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, द्रव की सतह पर क्या लगाते हैं, दाब डालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। तो जो वाष्प उड़ रही है, ये वाष्प क्या करती है, वाष्प के अणु क्या करते हैं, ये अणु द्रव की सरफेस पर, ये द्रव की जो सतह है इस पर क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। क्या डालेंगे, ऊपर से प्रेशर डालेंगे, दाब डालेंगे, और ये जो प्रेशर है इसी को कहा जाता है वाष्प दाब। इसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, मेरे को नहीं लगता यार इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए, बहुत आसान है। मैंने क्या बोला कि जो द्रव है, अगर हमने किसी बर्तन में द्रव ले रखा है तो उस द्रव में जो हमारे अणु हैं वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो सरफेस पर हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, जो द्रव के सतह पर जो अणु होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और जैसे उन्हें कहीं बाहर से ऊर्जा मिली, वो क्या करते हैं, द्रव से वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं और उड़ जाते हैं, ठीक है। अब यही वाष्प के अणु क्या करते हैं, द्रव की जो सरफेस बनी हुई इस पर प्रेशर डालते हैं, क्या डालते हैं, दाब डालते हैं, और इसी दाब को हमने नाम दिया है भाई वाष्प दाब। क्या नाम दिया बच्चों, वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। अब मैंने यार चौथा जो पॉइंट पढ़ाया था, वाष्प दाब अवनमन पढ़ाया था। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, तो अगर हमने उस द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, जो हम हिमांक अवनमन में किए थे, क्वथनांक उन्नयन में किए थे, वैसा ही हमें यहां पर भी करना है। तो जब हम कोई अवाष्पशील पदार्थ इसमें घोल देंगे तो वाष्प दाब जो है उसमें कमी आ जाएगी, और इसी कमी को हम लोग वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी बढ़ाऊंगा भाई, टेंशन ना लो, सारी चीजें आएंगी। और राउल्ट का नियम, यहां से वाष्प दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज के सेशन में हम ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। तो वाष्प, देखो सबसे पहले वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने क्या बोला, यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ, हमने कोई द्रव ले रखा भाई, ये मान के चलिए जल है, और इसमें हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ, आप ग्लूकोज ले सकते हो, आप सुक्रोज ले सकते हो, आप यूरिया ले सकते हो, आपने इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। तो जब आपने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो क्या होगा, ये जो द्रव है
इसका वाष्प दाब जो है वो कम हो जाएगा। मतलब जो वाष्प के अणु प्रेशर लगाएंगे ना, वो पहले से कैसा लगाएंगे, कम लगाएंगे। अगर हम केवल और केवल विलायक को गर्म करते हैं, किसी द्रव को गर्म करते हैं, तो उसके जो अणु हैं, उसके जो वाष्प के अणु हैं वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। लेकिन अगर हमने उस विलायक में, उस द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो क्या होगा, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, और इसी कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। मैंने क्या बोला, यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाए तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। मेरे को नहीं लगता है इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए, सिंपल सी चीज है। अब ये जो वाष्प दाब अवनमन है ना, वाष्प दाब का अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह कि अगर आपने विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाते गए तो वाष्प दाब का अवनमन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है भाई। तो वाष्प दाब का अवनमन प्रोपोर्शनल विलेय पदार्थ की मात्रा। तो विलेय पदार्थ की मात्रा अगर आपने कम मिलाई है तो वाष्प दाब का अवनमन कम होगा, मात्रा को बढ़ा दिया, अवनमन का मान भी बढ़ जाएगा। तो वाष्प दाब का अवनमन विलेय पदार्थ की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी ले रखी है। अगर आप विलेय पदार्थ की मात्रा को बढ़ाओगे तो वाष्प दाब का अवनमन भी बच्चों बढ़ेगा। आपने शुरुआत में 2 ग्राम ले रखी है सपोज करिए, तो वाष्प दाब का अवनमन सपोज करिए 180 एम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर आपने यहाँ पर 10 ग्राम कर दी, मात्रा को 5 गुना कर दिया, तो ये भी आपका इसका 5 गुना ही हो जाएगा, 580 एम। ठीक है, तो वाष्प दाब का जो अवनमन है वो विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, दिल पे मत लेना, मतलब यही होगा सर, ऐसे ही होगा सर, नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेकर समझाया है कि वाष्प दाब का जो अवनमन है, वाष्प दाब में जो कमी हो रही है वो डिपेंड करेगा कि आपने विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी घोली है। अगर विलेय पदार्थ की मात्रा आपने कम घोली है तो वाष्प दाब में अवनमन भी कम होगा, और मात्रा आपने बढ़ा दी तो वाष्प दाब का अवनमन भी उसी टाइप से बढ़ता जाएगा। क्लियर है बच्चों? लाइक एंड शेयर कर देना जितने बच्चे लाइव हो, मेरे को नहीं लगता है इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए। फिर एक और टर्म आता है इसमें, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो। अब ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है भाई, इसको और समझ लीजिए थोड़ा सा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से समझना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज राउल्ट का नेम इसी से बनने वाला है। इसमें है यदि किसी विलायक का वाष्प दाब क्या है, P है। मान के चलिए हमारे पास वाटर है, इसमें मैंने क्या ले रखा है भाई, वाटर ले रखा है। इस वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, P है। क्या है बच्चों, P है। क्लियर? अगर हमने इसमें कोई विलेय पदार्थ घोल दिया तो विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, PS। मैंने अब क्या किया, इसमें कोई विलेय पदार्थ घोल दिया और यहां पर क्या बना दिया, अब ये सॉल्यूशन, ये क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन, विलयन बन गया। अब इसका जो वाष्प दाब है वो क्या है, PS है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि ये वाला बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, तो आप कहोगे सर अगर हम किसी विलायक में वाष्प मतलब कोई विलेय पदार्थ घोल रहे हैं तो उसका वाष्प दाब कम होता है, कमी आती है। तो मैंने क्या लिखा, वाष्प दाब में अवनमन कैसे निकालोगे, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, तो इस वाले में आप इस वाले को घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाष्प दाब में कितना कमी हुआ है, कितना अवनमन हुआ है। यहां तक क्लियर? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सही तरह समझनी पड़ेंगी। इसका वाष्प दाब क्या था, P। जो विलयन है इसका वाष्प दाब क्या है, PS। अगर मुझे वाष्प दाब में अवनमन निकालना है कि वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस P में से PS को घटा दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई वाष्प दाब में कितनी कमी हो रही है या फिर वाष्प दाब का अवनमन क्या है। ये निकल के आ गया। अब आगे की कहानी सुनो। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन क्या है, वो P - PS, तथा विलायक के वाष्प दाब P के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला कि भाई हमें पता चल गया भाई विलयन का वाष्प दाब कितना कम होने वाला है। विलयन का वाष्प दाब अवनमन क्या होने वाला है, P - PS, और जो विलायक है उसका वाष्प दाब क्या है, P। तो इन्हीं के अनुपात को P - PS अपॉन P के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चाहिए तो यहां पर लिखा हुआ है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलयन के वाष्प दाब में अवनमन मतलब P - PS और विलायक का वाष्प दाब बटे P, इन्हीं के अनुपात को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो मेरे को नहीं लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं।
वाष्प दाब किसे कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, ये 3 टर्म्स हम लोगों ने समझे। और ये तो यार इतना ज़्यादा सिंपल है जिसे तो कहते हैं ना छोटी एनसीकेजी का बच्चा भी कर सकता है, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन था। मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताओ सभी, लाइक एंड शेयर कर दो यार, इतने कम छोड़ो यार, कर दिया करो, कंजूसी ना किया करो, लाइक एंड शेयर कर दो जितने बच्चे की। क्या कहता है नोट, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तनु विलयन के लिए प्रत्येक ताप पर जो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है वो समान होता है। मतलब टेम्परेचर अगर हम लोगों ने, तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसके लिए प्रत्येक ताप पर, कोई भी टेम्परेचर ले लो, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, उसके लिए आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन स्थिर रहेगा। मैंने भी यहाँ पर यही लिखा, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभास के बराबर होता है। अगर मैं विलेय की बात कर रहा हूं तो विलेय का मोल प्रभास आप सभी को पता होगा, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के कुल मोलों की संख्या। आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा। और अगर मैं विलयन के वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन की बात कर रहा हूं तो मैंने अभी आपको पढ़ा है P - PS अपॉन P। ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब अवनमन। ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब। अगर मैं आपसे कहूं कि यदि विलयन हमारा बहुत ज्यादा तनु है तो हम क्या करेंगे, n का मान इस n की अपेक्षा बहुत कम होगा। भाई अगर विलयन बहुत ज्यादा तनु है तो उसमें विलय हमने कम घोला हुआ है यार। और अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो, उस सॉल्यूशन में विलय की मात्रा बहुत कम है, विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो मैंने यहां पर क्या किया, n प्लस n को हमने क्या कर दिया, लगभग n के बराबर। क्योंकि ये विलयन जो बना रहे हैं बहुत ज्यादा तनु है तो n हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म, इसको न्यूट्रल मान लेंगे। सॉल्यूशन मतलब विलायक के सापेक्ष इसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसकी जगह कैपिटल N लगा दूंगा, तो P - PS अपॉन P, N अपॉन N। आप सभी अगर मेरे साथ स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होगा N बराबर W अपॉन M, और कैपिटल N बराबर क्या होता है, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लगा दूंगा, तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, P - PS अपॉन P बराबर W अपॉन M बटे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, तो स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। ये हमारा P - PS अपॉन P निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, राउल्ट का नियम है, वाष्प दाब अवनमन संबंधी। ठीक है, अगर आपसे वाष्प दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम पूछा जाए तो आपको बच्चों ये लिखकर आना है, तभी आपको पूरे नंबर एग्जाम। अगर 2 नंबर का है तो भाई आपको 2 नंबर तभी मिलेंगे जब आप ये पूरा लिख कर आओगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी सी बात मैंने बोली है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभास के बराबर होता है। हमने अभी क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये विलेय के मूल प्रभास के बराबर है। अगर हमारा विलयन बहुत ज्यादा तनु है तो विलेय की मात्रा विलायक के सापेक्ष बहुत ज्यादा कम होगी, तो हम n प्लस n की जगह, स्मॉल n प्लस कैपिटल N की जगह क्या मानेंगे भाई, कैपिटल N। क्यों मानेंगे, क्योंकि विलयन हमारा बहुत ज्यादा तनु है, उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा कम है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा स्पेस। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको समझा ही दिया भाई। राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं हैं, जैसे राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, जो अवाष्पशील पदार्थ हैं उन्हीं के विलयनों पर ये लागू होता है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दूंगा इसी के ऊपर आधारित, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। तो ये कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भारानुसार, यूरिया के भारानुसार कोशिश करना हो जाएगा 6% जलीय विलयन का, 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 mm है, मिलीमीटर, 31.13 mm है। उसके बाद कह रहा है यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए, यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। आगे कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब कितना है, 31.70 mm।
अब इसको कितने बच्चे कर सकते हैं भाई, जल्दी से करिए। न्यूमेरिकल अच्छा है, बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है। यू रेडी? कमेंट नाउ। रेडी हो? चलिए, आप हो या नहीं हो, बट मैं सवाल देने वाला हूं जिससे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाए। तो इसमें कह रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में, को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर, विलीन का मतलब घोलना, विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब 70.53 mm से घटकर 70.53 mm से घटकर 70.22 mm हो जाता है, 70.22 mm हो जाता है। आगे हमसे कह रहा है ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसको कितने बच्चे कर सकते हो भाई, बताइए जल्दी से। क्या आप इस सवाल को कर सकते हो? जितने बच्चे लाइव हो सभी बताओ, कर सकते हो? और लाइक कर देना भाई, लाइक नहीं करते यार, गंदी बात है, अच्छे बच्चे हो, बातें मना करो। चलिए, इसको कर लोगे? इसको आपको समझाता हूँ। 18 ग्राम ग्लूकोज, ये क्या है? विलेय का भार कितना है? स्मॉल w आपका 18 ग्राम को 100 ग्राम जल में, ये क्या है? विलायक है। विलायक का भार मतलब कैपिटल W कितना रखा है? 100 ग्राम। जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो वाष्प दाब है वो क्या हुआ? 17.53 mm से घटकर इतना हो गया। तो इसका मतलब है ये जल का वाष्प दाब है और ये विलियन का वाष्प दाब है। ठीक है, क्योंकि जब हमने 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला तो विलियन का वाष्प दाब कम होने वाला है, अवनमन होगा, कमी होगी। तो ये P दे रखा है और ये PS दे रखा है। ठीक है, तो P कितना दे रखा है भाई? 17.53 mm और PS कितना दे रखा है भाई? 17.22 mm। ओके, अब विलायक का अणुभार अगर आप निकालोगे तो M आपका जल है यार, 80 निकल के आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज का अणुभार पूछा है, M आपको निकालना है, तो अभी जो फॉर्मूला लगाए थे वही लगाओगे। P माइनस PS अपॉन P बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। ये क्या है? राउल्ट का नियम है जो आप लोग पढ़ चुके हो, यही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। लगाइए भाई, P कितना दे रखा बच्चों? 17.53 माइनस 17.22 बटे 17.53 इज इक्वल टू स्मॉल w कितना है भाई? 18 और m आपको निकालना है स्मॉल, थोड़ा कैपिटल M कितना? 18, ये भी 18 आ गया। कैपिटल W कितना है भाई? 100। ठीक है ना? अब कैलकुलेशन आपके हाथों में है, कर चले। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं अंशुराज, बिहार बोर्ड की हिंदी नहीं पढ़ते भाई। कितने बोर्ड की हिंदी पढ़वाओ? सभी हिंदी बोर्ड की अलग अलग हिंदी होती है, यूपी की अलग, MP की अलग। हम पढ़ाते हैं NCERT बेस्ड। ओके, चलिए भाई, इसको करिए जल्दी से। जल्दी से बताओ बच्चों। एक ही मोर हैं भाई। चलिए, इसको जल्दी से कमेंट करो, इसका आंसर क्या आने वाला है। ये आवाज़ नहीं है, आवाज़ फसील है, मिस्टेक हो गया, मैं एरर करा, मतलब सही करा दूंगा इसे। क्लियर है बच्चों? चलिए मोहम्मद सोहेल, ठीक है, मैं आज ही अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्म। भाई जल्दी करो, थोड़ा लाइट नहीं आ रहा है, जल्दी से करो, थोड़ा जल्दी करो बच्चों सभी इस सवाल को। लाइट का यार बहुत ज़्यादा इश्यू हो गया इस टाइम, मैं बड़ा परेशान हूँ लाइट की वजह से। कहते हैं ज़िंदगी झंड हो गई है भाई, लाइट ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है, ना सुबह को आती है ना शाम को आती है, रात में आती है जिस टाइम हम क्लास नहीं ले सकते। तो क्या करें बताओ।
हो गया बच्चों। इसके न्यूमेरिकल्स तो देखो बहुत आते हैं बोर्ड में, ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए कर लीजिए भाई जल्दी से इसको। लाइट नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लेने वाला हूँ, लाइट का इश्यू थोड़ा सा, बट ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब इसमें थोड़ा बहुत टॉपिक्स और बचे हुए हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। देखिए अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, परासरण और विसरण में अंतर। विसरण का मतलब शायद कुछ बच्चे जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। ऑस्मोसिस के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। और विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब जैसे मैंने परफ्यूम लगा रखी है, उस परफ्यूम की खुशबू सामने वाले, अगर आप बैठे हो तो आपके पास भी पहुंच जाती है। क्यों? डिफ्यूजन, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, विसरित होती है। ठीक है, ये छोटा सा चीज़ आप लोग जानते होंगे। अगर परासरण है तो परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है, नहीं तो परासरण नहीं होने वाला। बट विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दो। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। सेकंड, परासरण में विलायक के जो कण हैं केवल एक दिशा में विसरित होते हैं, जबकि विसरण में ऐसा नहीं होता। विसरण में विलय तथा विलायक के जो कण हैं वो प्रत्येक दिशा में विसरित हो सकते हैं। विसरण का एक अलग ही कंडीशन रहता है, डिफ्यूजन। परासरण में विलायक के कण जो हैं वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गतिशील होते हैं, बट विसरण में उल्टा होता है। विसरण में विलय के जो कण हैं वो अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। ये विसरण है। ठीक है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता कि विलय के कण रुक जाएंगे। एंड नेक्स्ट, परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, लेकिन जो हमारा डिफ्यूजन है वो ठोस, द्रव, गैस सभी में पॉसिबल है भाई। ठीक है, ठोस, द्रव तथा गैस ये तीनों में पॉसिबल है, किसी भी दिशा में हो सकती है, किसी भी अवस्था में होती है। तो ये परासरण और विसरण में अंतर होता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है बच्चों, इसको तैयार कर लें। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लिया है। अगर आएगा तो आप लोग आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है, चलिए देख लो, ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये।